नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको रीड की वीडियोस डाल रहा हूं जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं संख्या पद्धति, मतलब कि नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में आज मैं कुछ परिभाषाएं बताऊंगा। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी बेसिक से कीजिए। जैसे आप शॉर्ट ट्रिकों पर डायरेक्ट जाओगे, जैसे मैथ की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आप पास हो जाओगे, 30 में से 30 नंबर लाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको पूरा बेसिक से पूरा कवर कराने जाऊंगा। आपकी एग्जाम होगी तब तक मैं पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। तो देखिए, कवर कराने पूरा कोशिश किया जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहली परिभाषा हमारी होगी प्राकृत संख्याएं। तो क्या लिख देंगे हम? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं होती क्या है? हम छोटी क्लासों में से पढ़ते आए हुए हैं इसको कि प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो साथियों, वे संख्याएं जो एक से लेकर थोड़ा एक संख्याएं सही लिख देते हैं। वे संख्याएं तो एक से लेकर अनंत तक चलती हैं, लेकर अनंत तक चलती हैं। क्या कहलाएगा साथी? प्राकृत संख्याएं कहलाएं। कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। मतलब कि इनको हम काउंट करने के लिए, किसी चीज को गिनने के लिए भी काम में लेते हैं। ये क्या होंगी? हमारी सारी प्राकृत संख्याएं होंगी। दूसरा क्या होगा हमारा? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में हमको जानना होगा कि देखिए, वे संख्याएं, अब प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 1 से लेकर अनंत तक चली। अब पूर्ण संख्याओं में क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी हमने कि वे संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है साथियों, क्या ऐड किया है हमने? जीरो ऐड कर दिया प्राकृत संख्या में। या प्राकृत संख्या में जीरो ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब एग्जांपल के रूप में क्या लिखा जाएगा? 0, 1, 2, 3 और कहां तक पहुंच जाएंगे हम? अनंत तक। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा? पूर्णांक संख्याएं। तीसरा क्या होगा? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। बस एक परिभाषाएं, इनको आप एक बार एक नजर में देख लीजिए। इस वीडियो में मोस्टली आपको परिभाषाएं कराऊंगा। ठीक है। तो देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि जो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ने पर, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ने पर तो क्या बन जाएंगी? वो पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, इंटीजर नंबर। अब देखिए कौन सी होंगी। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। 0, -1, -2, -3, इस तरह से ये कहां तक आ जाएगी? माइनस अनंत तक। और इधर हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और कहां आ जाएगी? ये अनंत तक। ये क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्याओं के उदाहरण। कोई भी पूछ सकता है। जैसे आपको अभी यहां तक मैं थोड़ा बता देता हूं। जैसे -3 पूछ लिया, ये हमारी पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है पूर्ण। अब मेरे से पूछ लिया ये प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या भी नहीं है। अगर पूछ लिया पूर्णांक संख्या है क्या ये, तो पूर्णांक संख्या ये है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपको पूछ लिया 1। अब ये 1 क्या संख्या है? ये पूर्ण भी है, सही है, प्राकृत भी है, सही है, और ये पूर्णांक भी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये तीनों है कि नहीं है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा। ठीक है साथियों। अब 30 हमारे टॉपिक हो चुके। चौथी परिभाषा हम देखते हैं क्या होती है। चौथी होगी हमारी सम संख्याएं। तो आपको सम संख्याओं के बारे में आना चाहिए, और सम संख्याओं के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं समझता।
तो परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा जान ले कि वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता हो, तो क्या कहलाएगी, वो सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। तो सबसे पहले आपको ये भी आना चाहिए कि अब आपको कोई सी संख्या दे दी, जैसे 275, डायरेक्ट ये संख्या दे दी कि ये सम संख्या है या नहीं, ये पता लगाना है। 276 ये सम संख्या है, तो हम कैसे डायरेक्ट पता लगाएंगे, इस संख्या में हम 2 का भाग देके ट्राई करेंगे। इस संख्या में 2 का, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम संख्या में भाग दें तो हमको 2 की भाग जाए इसका तुरंत पता कैसे चले। तो आप ध्यान रखना कि जितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या का इकाई का जो अंक होता है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई आता है, इकाई का अंक कोई सा भी आता है, तो वो क्या होगा, सम संख्याओं में काउंट होगा। जैसे कि 275 है, इसका इकाई अंक 5 है ना, तो सम संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। इसी तरीके से 276 है, ये सम संख्या होगी ना, होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। और 2 का भाग क्यों जा रहा है, कि इकाई का अंक 6 है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको आसानी से समझ में पड़ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक रब कर दे। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो अगला हमारा क्या आएगा, सम संख्याओं को मैं थोड़ा एग्जांपल आपको लिखा देता हूं। तो सम संख्याओं के एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे हम चलते जाएंगे, अंत तक हम लिख सकते हैं कितनी संख्या। अब 0 भी है, ये सम संख्या है या नहीं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे तो सम संख्या नहीं है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं इसके बारे में कि ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब अगला हम चर्चा करते हैं। 5वां क्या आएगा हमारा, विषम संख्याएं। क्योंकि सम के बारे में देख लिया, तो अब क्या आएगा, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याओं का उल्टा होगा। क्योंकि सम संख्याएं क्या होती है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होंगी, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, 2 का भाग नहीं जाता है, क्या होगी, वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 जो ये सारी संख्याएं होंगी, क्या संख्याएं होंगी, विषम संख्या होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये सारी संख्याओं आप चेक कर सकते हो कि 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी विषम संख्या होंगी। अब हमारी 6वीं परिभाषा क्या होगी, अभाज्य संख्याएं। अब आपको सम, विषम आदि के बारे में जान चुके हैं, तो अब आपको ये भी जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं आपको 6वीं बात बताता हूं कि 6ठा क्या है, अभाज्य संख्याएं। सारी चीजें ध्यान से नोटिस करते जाना, आगे तभी आप टॉपिक कर पाओगे। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है कि वे संख्याएं जिनमें 2 का नहीं गलती, जिनमें 1 का व स्वयं का भाग जाता हो, तो वो क्या आएंगी, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या होंगी। मतलब कि कोई सी हम संख्या लेते हैं, कोई भी हम एग्जांपल के रूप में देख लें कि उसमें एक तो 1 का जाना चाहिए, और किसका जाना चाहिए, स्वयं का भाग जाना चाहिए। इसको थोड़ा सही कर देता हूं, 1 का जाना चाहिए या स्वयं का जाना चाहिए। तो अब एग्जांपल के रूप में हम देखें, सबसे पहले 1 को तो आप छोड़िए, वो अभाज्य ना भाज्य कुछ नहीं होता, 1 के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो अब सबसे पहले हम 2 को देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो पता लगाते हैं, 2 में 1 का जाता है और 2 का जाता है, तो कौन सी 2 संख्याओं का गया, 2 संख्याओं का भाग गया ना, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। अब आप 3 को ले लेते हैं, 3 के लिए ट्राई करते हैं, 1 का जाता है और 3 का जाता है, तो कौन सी हुई, 2 संख्याएं हुई पूरी, ये भी क्या हुई, अभाज्य संख्या। अब हम 4 की ओर बढ़ते हैं, 4 की ओर देखते हैं कि 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, 3 संख्या हो गई ना, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। पर मैंने क्या बताया कि जिनमें 1 का और स्वयं का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वे संख्या जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2 और 3 अभाज्य हुई, पर 4 अभाज्य हुई क्या, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई,
क्योंकि इसमें हम समझ सकते हैं कि 4 में किसका भाग जा रहा है, 2 का और 4 का और 1 का, 3 संख्या हो जाता है। इसी तरीके से हम 5 को देखते हैं कि हम एक बार 5 को देखें कि ये भाज्य है अभाज्य, तो 1 का जाता है और 5 का जाता है, तो कितनी हुई, 2 ही संख्या हुई, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। उसी तरीके से एक संख्या और 6 और हम देख लेते हैं, इसमें कितने का जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 4 संख्याओं का इसमें भाग चला गया 4 का, तो ये भाज्य होगी अभाज्य, तो ये भाज्य होगी। भाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे, तो ये कौन कौन सी एग्जांपल है अभाज्य संख्याओं की, एक बार हम सारणी बना लेते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्लियरली, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से कहां तक चलती जाएंगी, अभाज्य संख्याएं चलती जाएंगी, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं हम 7वां। अभी हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लिया, तो अब क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा आप स्वयं बना सकते हो कि जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, किसी अन्य संख्या का भी, किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, ठीक है। अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, तो क्या हो जाएगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए एक बार कि 4 थी, ये भाज्य थी क्योंकि इसमें 1 का, 2 का और 4 का, 3 संख्याओं को भाग जा रहा है। 6 भाज्य है हमारी, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, इस तरह की क्या संख्या होंगी, ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हम 8वां परिभाषा हम देखते हैं कि क्या होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है असहभाज्य, ध्यान से ध्यान रखना, असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या ये अच्छी है, आपको बहुत काम आने वाली है ये परिभाषा, आप ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ी आर्ट्स के विद्यार्थियों को थोड़ा मुश्किल होगा समझना, पर थोड़ा ट्राई करना समझने के लिए। मैथ के विद्यार्थी शायद इसको पहले से जानते होंगे। असहभाज्य संख्या क्या होती है कि आपको दो संख्याएं दे दी कोई भी, जैसे कि एक 2 दे दी, एक 4 दे दी, इस तरह की कोई दो संख्या आपको देगा, मतलब युग्म में देगा। जब दो संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं, युग्म, ठीक है। तो आपको 2 दे दी, मिनिमम 2 होंगी, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ज्यादा तो 2 संख्या होंगी। तो उनमें क्या होगा कि मतलब कि इन दोनों संख्याओं में एक सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। आप इसका मतलब समझ सकते हो कि 2 है और 4 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना, तो ये सहभाज्य असहभाज्य संख्या नहीं है, मतलब आपस में अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि एक मैंने ले ली 8, एक मैंने ले ली 9, ये आपस में सहअभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 8 में 2 का, 1 का, आदियों का भाग जाता है, 9 में भी जाता है, पर इनमें आपस में किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाता, ध्यान रखना। 8 में 2 का जाता है पर 3 का नहीं जाता, 9 में 3 का जाता है पर 2 का नहीं जाता, इसलिए ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता देना, मैं इसकी आपको एक परिभाषा लिख देता हूं, उससे थोड़ा अधिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए असहभाज्य संख्या क्या कहलाएंगी, वे संख्याएं, क्या होगा जब वे संख्याएं उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि आपस में किसी भी सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा कि जैसे कि मैंने एक तो ले ली 4 और 9, तो देखिए 4 में 2 का जाता है, 1 का जाता है और 4 का जाता है, 9 में भी कितने का जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। पर देखिए आप एक और स्वयं एक को छोड़ना है, आपको एक को नहीं देखना है, एक के अलावा देखिए 4 में 2 का जाता है पर 9 में नहीं जाता 2 का,
9 में 3 का जाता है पर 4 में 3 का नहीं जाता, मतलब दोनों संख्याओं में किसी भी एक सेम संख्या का भाग नहीं जाता है, एक समान संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। अब अगला एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे आप 12 और 25 इसको देख लीजिए, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अब तीन संख्याओं को कोई दे दे 8, 9, 12। अब देखिए 8 में और 12 में 2 का जाना है पर 9 में नहीं जा रहा ना, क्योंकि तीनों में चेक करना है कि तीनों में सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तभी वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब आप अब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है सहअभाज्य संख्या में कमेंट करके पूछ लेना। तो 9वां क्या होगा, देखिए 9वां हम देखेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं। एक होता है नाम युग्म अभाज्य संख्याएं, ज्यादा काम का नहीं पर थोड़ा बता देता हूं। युग्म अभाज्य संख्याएं, तो इसमें आपको बताने जा रहा हूं कि युग्म अभाज्य संख्या क्या कहलाएंगी। जब दो अभाज्य संख्याएं ना उनके बीच का अंतर सिर्फ 2 का हो, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 का हो तो वो क्या कहलाती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। एक बार परिभाषा आपको लिख देता हूं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें बीच का अंतर 2 हो। कितना हो, केवल 2 हो। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए 11 और 13, ये दो युग्म हैं, ये दोनों अभाज्य हैं, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का ही है ना, तो ये क्या कहलाएंगी, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगली परिभाषा देखिए, परिमेय संख्याएं, ये बहुत तीनों अच्छी आ रही है, 3 परिभाषा लिखाऊंगा, ये होगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मैथ वाले विद्यार्थी तो खूब पढ़ते आए होंगे और अदर सब्जेक्ट की थोड़ा ध्यान रखना। तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाएंगी, वो परिमेय संख्याएं। क्या होंगी, वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में कोई भी जैसे आप संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 5/7, 3/2, 5/9, कुछ भी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नीचे होगा ना q, ये तो होगा p की वैल्यू, ये होगी q क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू 0 के इक्वल कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, तभी आप बिल्कुल जैसे कभी ऐसे मत लिख देना जैसे 5/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अनंत, जो क्या है अपरिभाषित है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसको काम में नहीं लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए आपको। तो इन संख्याओं क्या ले सकते हैं, परिमेय संख्याएं ग्रुप। जैसे अब 2, 3 ये भी है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, जिसकी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। 11वां हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा अच्छा टॉपिक है ये। अपरिमेय संख्याएं बहुत बार पूछी भी जाती हैं कि वे संख्याएं जिनको क्या के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या कहलाएंगी, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए ध्यान से, जो रूट की संख्या होती है ना, √2, √3, √4, ये सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना थोड़ा। जैसे अब 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, ये भी क्या होंगी, एक अपरिमेय संख्याओं के रूप में आएंगी, थोड़ा ध्यान रखना। अब एक होता है वास्तविक संख्याएं, अगला टॉपिक हम थोड़ा बार देख लेते हैं, वास्तविक संख्याएं कि वास्तविक संख्याएं भी क्या होती हैं, पूछ लेता है एक बार। वास्तविक
संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय भी है अपरिमेय भी है, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों संख्याओं का युग्म क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं। ये क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, जैसे 4 वास्तविक है, क्यों? क्योंकि ये परिमेय भी है। √2 वास्तविक है क्योंकि ये परिमेय भी है। 3√2 क्या है? पर अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जो सारी संख्या आती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। ये होती है काल्पनिक संख्याएं। एक लास्ट इसके लिए परिभाषा है, इसको और बता देता हूं। काल्पनिक संख्याएं, अब देखिए काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है। जो अब हमें रूट के रूप में लिख रहे हैं ना, तो ध्यान रखना कि अपरिमेय क्या होती है। जैसे हमने √2 लिखा, जैसे √2, इसके अंदर 2 क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो रूट के अंदर जो पॉजिटिव संख्या होंगी वो तो होंगी अपरिमेय। अगर हम जैसे कोई नेगेटिव संख्या है उसके नीचे रूट लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी? काल्पनिक, इमेजिनरी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या। इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। मतलब कि कोई माइनस की संख्या 3, 4, जैसे माइनस की 4, इनके आगे मैं रूट लगा दूं तो ये सारी क्या हो जाएंगी? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। इनका कोई वास्तविक हल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो अब हम देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो क्या लिख देंगे, थोड़ी परिभाषा आप ध्यान रख लिए। जैसे ऋणात्मक संख्याओं के आगे, ऋणात्मक संख्याओं के आगे वर्गमूल लगाने पर काल्पनिक संख्याएं बनती हैं। काल्पनिक संख्याएं बनती हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा भी देता हूं, -2, -3, -4, इस तरह की सारी संख्याएं क्या होंगी? काल्पनिक संख्या होंगी। तो हम बेसिक परिभाषा नंबर सिस्टम की आज हम पढ़ चुके हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य जो एक के बारे में आपको बताना है अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। आप इसी तरह हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, और मैं सारी वीडियोज आपको कंटिन्यू तरीके से रोज डालूंगा, जिससे आप अपने अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।